हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 10वां चैप्टर कर रहे थे विकिरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंग। इसमें कल तक हमने जो है आइंस्टीन का समीकरण पढ़ लिया था, ठीक है। कल तक जो हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया था, कौन सा फार्मूला था, 1/2। कल तक हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या हो गया था, 1/2 वी मैक्सिमम का स्क्वायर था ना, यम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, 1/2 यम वी मैक्सिमम का जो स्क्वायर है वह किसके बराबर है, एच, और कोष्टक में हो जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। यह किसका समीकरण था, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण था। अब इसके आधार पर जो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर हम वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करेंगे। वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम बताए गए थे। पहला नियम, यदि किसी पृष्ठ पर जो आपतित प्रकाश की, ठीक है, ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण है, ये आइंस्टीन का है ना। ये कौन सा समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है। आइंस्टीन का ये कौन सा समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। अब इस समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, वैद्युत उत्सर्जन के, ठीक है, इस समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की जो है व्याख्या करेंगे, ठीक है। नियमों की क्या करने वाले हैं, नियमों की व्याख्या। वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम थे, 5 नियम थे। वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम थे, 5। पहला नियम क्या कह रहा था, पहला नियम एक आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें तो जो है क्या होगा, पृष्ठ से जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में निकलेंगे, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, पहले नियम देख लेते हैं, फिर इसके आधार पर जो आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर नियमों की व्याख्या होगी। तो नियम को ध्यान से सुनिए। वैद्युत उत्सर्जन के 5 नियम क्या थे। पहला नियम क्या था, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे तो फोटानों की संख्या, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अर्थात यदि हम फोटानों की संख्या, आपतित प्रकाश की तीव्रता का अर्थ है फोटानों की अगर संख्या बढ़ा देंगे तो अधिक मात्रा में प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अधिक मात्रा में क्या होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता था, दूसरा नंबर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर कौन निर्भर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। आपतित प्रकाश कितना भी अधिक मात्रा में आए, इलेक्ट्रॉनों की जो है गतिज ऊर्जा उस पर निर्भर नहीं करती है, दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, तीसरा नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर है, ठीक है। तीव्रता, दूसरा नियम क्या कह रहा था, तीव्रता पर निर्भर नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह तीव्रता पर निर्भर न होकर आवृत्ति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, आवृत्ति पर निर्भर है। चौथा नियम का क्या कह रहा था, यदि जो आपतित प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिर रहा था, जो भी आपतित प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिर रहा था, इसकी आवृत्ति जो होगी किससे अधिक होनी चाहिए, देहदी आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक हो वह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं कर सकेगा, ठीक है। पांचवा नियम क्या कह रहा था कि आपतित प्रकाश के गिरने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई समय पश्चता नहीं है, अर्थात समय का कोई अंतर नहीं होता है। जो ही आपतित प्रकाश गिरेगा तुरंत ही जो है क्या करेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन इन आपतित प्रकाश से यानी फोटानों से, आपतित प्रकाश का अर्थ फोटानों से ऊर्जा ग्रहण करेंगे और तुरंत ही जो है गति करना शुरू करेंगे, यानी इनमें समय पश्चता नहीं पाई जाती। आपतित प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। यही वैद्युत उत्सर्जन का 5 नियम है। आइंस्टीन के प्रभाव के आधार पर हम इन नियमों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिखिए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर, हेडिंग लिखिए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर, हो गया, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या, हो गया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या, हो गया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। लिखो आइंस्टीन के, हो गया ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या, ये हेडिंग थी। अब आगे लिखिए उसमें लिखो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर, हो गया, प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या निम्न प्रकार की गई, हो गया,
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या निम्न प्रकार की गई। हो गया, निम्न प्रकार की गई। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर देखो, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, इस फार्मूले के आधार पर कैसे इन नियमों की व्याख्या है उसको लिखिए। पहला, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, हो गया, जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की संख्या में, पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, जिससे पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। हो गया, जिससे पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः किसी धातु के पृष्ठ से, अतः किसी धातु के पृष्ठ से, हो गया, अतः किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर, हो गया, अतः किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित, हो गया, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम है। हो गया, यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम है। हो गया, यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम है। हो गया ना, क्या कह रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है ना, आपतित जो है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है किसके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता इसके अनुक्रमानुपाती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ठीक है, यानी जितना ज्यादा प्रकाश आपतित होगा उतनी ही अधिक मात्रा में क्या निकलेंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यही जो है वैद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम था। तो इस आधार पर हमने इस नियम की व्याख्या की। क्या, जितना ज्यादा प्रकाश को बढ़ाओगे, प्रकाश को जितना ज्यादा अधिक करोगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक संख्या में बाहर निकलेंगे। क्यों होगा ऐसा, मान लो अभी ज्यादा प्रकाश गिरने लगा, ज्यादा प्रकाश, आपतित प्रकाश मतलब फोटान, जितनी ज्यादा मात्रा में फोटान आएंगे उनके पास उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी, वह इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। जितने ज्यादा आपतित प्रकाश आएंगे वो उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे, जिस कारण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस धातु के पृष्ठ से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। यही वैद्युत उत्सर्जन का कौन सा नियम था, प्रथम नियम था। ठीक है, दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम लिखो आपतित प्रकाश की तीव्रता, दूसरा नियम लिखिए, आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने पर, हो गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने पर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। आपतित प्रकाश फोटानों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, परंतु
गया। परंतु प्रत्येक प्रकाश फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। हो गया। परंतु प्रत्येक प्रकाश फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। हो गया। अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। हो गया। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का हो गया। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का द्वितीय नियम है। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का द्वितीय नियम है। लिखे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का द्वितीय नियम है। क्या कह रहा है? अगर ज्यादा मात्रा में आपतित प्रकाश को बढ़ा दिए तो क्या करेगा? हर आपतित प्रकाश अपना एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मान लेते हैं धातु का पृष्ठ था जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। धातु के पृष्ठ में क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इन पर जो है जब प्रकाश आपतित होगा, ज्यादा मात्रा में प्रकाश आपतित होगा तो हर प्रकाश अपने पास ऊर्जा लेके आएगा, अच्छी ऊर्जा लेके आएगा। अब इसने अपनी एक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दी तो यह इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। फिर दूसरा वाला जो आया इसने इसको ऊर्जा दिया, बाहर निकला। तीसरा वाला आया, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया, बाहर निकला। चौथे वाले ने इसको ऊर्जा दी, बाहर निकला। ठीक है। तो जब आपतित प्रकाश जो है की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो निकलने की संख्या है वह बढ़ जाएगी। निकलने की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन इनके पास जो ऊर्जा थी वह तो h न्यू ही थी ना, h न्यू ही थी। ठीक है। अगर आपतित प्रकाश कम भी आता तो भी तो ऊर्जा इनके पास h न्यू ही आती। मान लो अगर 3 ही प्रकाश की किरणें आती तभी तो इनके पास ऊर्जा h न्यू ही आती। ये होता कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन कम निकलते, लेकिन ऊर्जा तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास h न्यू ही होगी। ऊर्जा कितनी होगी? h न्यू। बस आपतित प्रकाश अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू किए, लेकिन उनके पास ऊर्जा में कोई चेंज नहीं है। ऊर्जा पहले भी h न्यू थी, अब भी h न्यू है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस इलेक्ट्रॉन को गति करना है उसके पास ऊर्जा समान है, भले से आपतित प्रकाश कम हो या ज्यादा हो। मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के पास जो गतिज ऊर्जा थी उसमें कोई चेंज नहीं होता। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही वैद्युत उत्सर्जन का क्या कौन सा नियम है? दूसरा नियम। तीसरा नियम हम क्या कहेंगे? तीव्रता पर आपतित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर। अगर कहीं h न्यू आवृत्ति का प्रकाश डालें, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। अगर इस आवृत्ति को जो है कोई ऐसा प्रकाश डाले जिसकी आवृत्ति न्यू से ज्यादा हो, ठीक है, मान लेते हैं न्यू1 आवृत्ति का कोई प्रकाश है जिसकी ऊर्जा जो है न्यू से ज्यादा है, आवृत्ति जो है न्यू से ज्यादा है, और न्यू1 का किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश डालेंगे तो अब इसके पास चूंकि न्यू1 बड़ा था न्यू से, तो इसके पास जितनी ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, क्योंकि न्यू1 ऊर्जा जो है वह ज्यादा है और यह ऊर्जा कम है। तो इनके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, इनके पास कम गतिज ऊर्जा होगी। या अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, अधिक ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे, या कम ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप दूसरा नंबर क्या था? आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आइए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। कितनी भी आपतित प्रकाश बढ़ा दो, ठीक है, तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, बस प्रकाश इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर आवृत्ति बढ़ा दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि आवृत्ति पर सीधा निर्भर है। यहाँ पे फार्मूले में देख ही रहे हैं कि न्यू को अगर बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा न्यू बढ़ेगा यह मात्रा जो है उतनी ही अधिक हो जाएगी, सीधा संबंध है। ठीक है। तो न्यू के बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यही तीसरा नियम होने वाला है। तो लिखिए तीसरा नियम, लिखो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, तीसरा नियम लिखिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की
आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की, हो गया, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटानों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपतित प्रकाश फोटानों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, जिसके कारण धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। 1/2 V मैक्सिमम का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यू बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए इसका मान भी बढ़ जाएगा। तो क्या लिखें? जिसके कारण उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तृतीय नियम है। हो गया? यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तृतीय नियम है। चौथा नंबर लिखिए, देखो, समीकरण से स्पष्ट है कि, इस समीकरण की बात हो रही है। चौथा नियम लिखिए, समीकरण से स्पष्ट है कि, हो गया, समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है तो क्या, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, अर्थात जो कि संभव नहीं है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। हो गया, चाहे प्रकाश की तीव्रता, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए। हो गया ना? क्या कहा है चौथा नंबर? चौथा नंबर कह रहा है यदि न्यू का जो मान है, ठीक है, ये जो आवृत्ति है, जो आपतित प्रकाश गिर रहा है, इसका मान जो है न्यू जीरो के मान से, न्यू जीरो कौन सा मान है? देहली आवृत्ति है, ठीक है, न्यू जीरो कौन सी आवृत्ति है? देहली आवृत्ति है, जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति है, ठीक है, ये कौन सी आवृत्ति है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो कह रहा है ये जो आपतित प्रकाश गिर रहा है, जो भी आपतित प्रकाश गिर रहा है, इसकी आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से कम हो जाए। देहली आवृत्ति क्या थी? वह न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति का प्रकाश यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा पाएगा, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, उसे हम कौन सी आवृत्ति बोलेंगे? देहली आवृत्ति। तो हम कह रहे हैं जो प्रकाश गिरा है उसकी जो आवृत्ति है, जो प्रकाश गिरा है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, और देहली आवृत्ति है क्या? इससे ऊपर ही आवृत्ति चाहिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर इससे ही मान कम हो जाएगा तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस समीकरण से भी देख सकते हैं, यदि न्यू का मान न्यू जीरो के मान से छोटा हो गया तो यह पूरा मान ऋणात्मक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला मान बड़ा हो जाएगा, प्लस वाला मान छोटा होगा, इस प्रकार गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, और किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। हम नहीं कह सकते कोई भी इलेक्ट्रॉन -10 जूल से जो है गति कर रहा है, ठीक है।
-10 जूल ऊर्जा लेकर जो है कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होगी। अगर हमने यहाँ पे न्यू का जो मान है वह न्यू 0 के मान से छोटा कर दिया तो यह मान ऋणात्मक आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर दहलीय आवृत्ति से कम है तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। यह नियम जो है कौन सा था, वैद्युत उत्सर्जन का चौथा नियम था, जो इस नियम से भी प्रूफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जा रही है, जो कि संभव नहीं है, अर्थात कोई भी जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की आवृत्ति वह दहलीय आवृत्ति से कम हो गई। ठीक है, पांचवा नियम लिखिए, हो गया ना। यह वैद्युत उत्सर्जन का चतुर्थ नियम था, लिखिए ना उसमें, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी अधिक क्यों ना हो, यही वैद्युत उत्सर्जन का जो है चतुर्थ नियम है। ठीक है, अब पांचवा नियम लिखिए, देखो जैसे ही कोई प्रकाश फोटान, जैसे ही कोई प्रकाश फोटान, हो गया, जैसे ही कोई प्रकाश फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, जैसे ही कोई प्रकाश फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन, हो गया, धातु की सतह पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन, हो गया, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा h न्यू को, उसकी ऊर्जा h न्यू को अवशोषित करके, उसकी ऊर्जा h न्यू को अवशोषित करके, हो गया, उसकी ऊर्जा h न्यू को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है, हो गया, h न्यू को अवशोषित करके उत्सर्जित हो जाता है। अतः धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा, अतः धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच, अतः धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, हो गया। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम है, ये पंचम नियम है, पहला नहीं। यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पंचम नियम है। क्या कह रहा है? जो ही धातु की सतह पर h न्यू का कोई प्रकाश गिरेगा और प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी, तुरंत ही यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी h न्यू ऊर्जा का जो ही गिरेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके तुरंत बाहर निकलेगा, समय पश्चता नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन के ये आपतित प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं होता है, लगभग नगण्य समय का अंतर होता है। जो ही ऊर्जा का, जो ही h न्यू का जो है फोटान कोई गिरेगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा और बाहर निकल जाएगा। यही कौन सा नियम था? वैद्युत उत्सर्जन का पांचवा। इस प्रकार हम क्या कर चुके हैं? आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर इन पांचों नियमों की व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखो, द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे हो गया, द्रव्य तरंगे। हेडिंग क्या है हमारी? द्रव्य तरंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस ने क्या बताया था? हाइगेंस ने बताया जो प्रकाश है वह तरंग है। प्रकाश कैसा है? प्रकाश कैसा है? तरंग है। फिर न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन और मैक्स प्लांक। ठीक है, न्यूटन और
मैक्स प्लांक क्या बोल रहे हैं, न्यूटन और मैक्स प्लांक ने कहा जो है प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है कण है। प्रकाश क्या है, प्रकाश कण है। ठीक है, कुछ प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या, जैसे व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, है ना, व्यतिकरण, विवर्तन, और ये जो है परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन, इन सब की तो व्याख्या हम हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग मानकर कर पाए, है ना, प्रकाश को क्या मानकर कर पाए, तरंग मानकर कर पाए। लेकिन कुछ गुण हुए, जैसे वैद्युत ये वैद्युत जो है ना, जो अभी चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और क्या हो गया, कांपटन प्रभाव, ये आगे पढ़ना होगा, ठीक है, कांपटन प्रभाव। इन गुणों की व्याख्या हम इनके तरंग सिद्धांत से नहीं कर पाए, इन गुणों की व्याख्या हम न्यूटन और मैक्स प्लांक की कणिका सिद्धांत के आधार पर कर पाए। अर्थात प्रकाश को कण मानकर हमने इन गुणों की क्या की, व्याख्या की, जबकि इन गुणों की व्याख्या जो है हमने जो है प्रकाश को तरंग मानकर की। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश क्या है, कण भी है। ठीक है, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। इस प्रकार प्रकाश जो है क्या कर रहा है, प्रकाश दोनों प्रकृतियां रख रहा है, किसकी, तरंग की भी और कण की भी। यही प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है। ठीक है, यही प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, द्वैतीय प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति क्या है, प्रकाश का तरंग और कण के समान व्यवहार को दर्शाना। प्रकाश जो है, प्रकाश द्वारा जो है तरंग की भांति और कण की भांति दोनों प्रकार व्यवहार को दर्शाना, ये प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है। ठीक है, कौन सी प्रकृति है, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है। तो जब भी पूछा जाए प्रकाश तरंग है या कण है, तो हम कहेंगे प्रकाश जो है द्वैतीय गुण रखता है, यानी प्रकाश तरंग का भी गुण रखेगा और प्रकाश कण का भी गुण रखेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहेंगे। ठीक है, जिसे हम प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग क्या बनाए, द्रव्य तरंगे, और उसमें लिखिए, हेडिंग है द्रव्य तरंगे, उसमें लिखो प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश की व्यतिकरण, हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन, हो गया, प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाएं, हो गया, तथा ध्रुवण जैसी घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। ध्रुवण जैसी घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। हो गया, प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं, जबकि प्रकाश से संबंधित अन्य घटनाएं, जबकि प्रकाश से संबंधित अन्य घटनाएं, हो गया, प्रकाश से संबंधित अन्य घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव, है ना, कांपटन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव, तथा रमन प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करती हैं। हो गया, प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करती हैं। हो गया, प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करती है। अतः प्रकाश, हो गया, अतः प्रकाश
की द्वैतीय प्रकृति होती है, या अतः प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत मतलब तरंग और कण दोनों की प्रकृति है, ठीक है। अतः प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है। अतः प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है। द्वैत प्रकृति होती है। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, देखो द्वैत प्रकृति के आधार पर, द्वैत प्रकृति के आधार पर द्वैत प्रकृति के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक, द्वैत प्रकृति के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक, हो गया, द्वैत प्रकृति के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली, है ना, लुईस डी ब्रॉगली, हो गया ना, लुईस डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश की भांति द्रव्य में भी, ने बताया कि प्रकाश की भांति द्रव्य में भी द्वैतीय प्रकृति होती है, हो गया, प्रकाश की भांति द्रव्य में भी द्वैतीय प्रकृति होती है, ठीक है। प्रकाश की भांति द्रव्य में भी द्वैतीय प्रकृति होती है। देखो, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार, तो क्या, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार डैश करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्रव्य तरंगे, है ना। और जो परिभाषा लिखवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जाएगी, ठीक है, बहुत बार पूछी भी गई है, आगे भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। देखो, द्रव्य के गतिमान कण, द्रव्य के गतिमान कण, तो क्या, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में, तो क्या, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तरंग यानी प्रकाश का भी गुण दर्शाएंगे, कण का भी गुण दर्शाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को, तो क्या, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा, हो गया, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, हो गया, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य के वे कण जो है प्रकाश की भांति तरंग और कण दोनों का व्यवहार दर्शा रहे हैं, उन तरंगों को हम क्या कहेंगे, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, कामा बंद कर लीजिए, ठीक है, और परिभाषा ध्यान रखेंगे, डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। लिखो, द्रव्य तरंगों की, लाइन छोड़ के लिखिए, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को, लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, हो गया, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, हो गया, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, हो गया ना। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, ध्यान रखिएगा, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य की भी तरंगे जो प्रकाश की भांति तरंग और कण दोनों का गुण दर्शा रही है, उन तरंगों को हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखिए, डी ब्रॉगली संबंध अथवा, हेडिंग क्या लिखोगे, डी ब्रॉगली संबंध अथवा
दी ब्रोगली है ना संबंध अथवा दी ब्रोगली संबंध दी ब्रोगली संबंध अथवा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो गया। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, ठीक है। दी ब्रोगली संबंध अथवा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ठीक है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखो। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, हेडिंग लिखिए पर इसमें लिखिए प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ठीक है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति के प्रकाश, न्यू आवृत्ति के प्रकाश फोटॉनों की ऊर्जा हो गया। न्यू आवृत्ति के प्रकाश फोटॉनों की ऊर्जा, न्यू आवृत्ति के प्रकाश फोटॉनों की ऊर्जा E बराबर h न्यू, समीकरण नंबर 1, E बराबर h न्यू हो गया। E बराबर h न्यू लिखे ना। आगे क्या लिखेंगे, यदि फोटॉन का द्रव्यमान है ना, फोटॉन का द्रव्यमान यम तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। यदि फोटॉन का द्रव्यमान यम तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तो, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, है ना, सापेक्षिकता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E बराबर जो है यम सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, यम सी स्क्वायर बराबर किसके, h न्यू के, है ना। एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे h न्यू है ना, तो इसको लिख लो h न्यू बराबर, यहाँ पे क्या था, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों E के बराबर है। तो h न्यू बराबर किसके आ गया, यम सी स्क्वायर के आ गया। h न्यू बराबर यम सी स्क्वायर के, चूंकि हम जानते हैं क्या है, प्रकाश की चाल जो होती है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। प्रकाश की जो चाल है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होगी। तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा c बटे लिम्डा, आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा, c बटे लिम्डा। तो हम c न्यू की जगह क्या लिखेंगे, हम जो है न्यू की जगह लिख देंगे c अपान लिम्डा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, यम सी स्क्वायर, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा h बटे लिम्डा और बराबर किसके, यम सी के। तो लिम्डा बराबर क्या आएगा, लिम्डा बराबर होगा h अपान यम सी, h अपान क्या हो गया, यम सी, ठीक है। लिम्डा बराबर कितना आया, लिम्डा बराबर हो जाएगा h अपान यम सी। अब क्या लिखेंगे, चूंकि है ना, ये फार्मूला करिए, यहां तक करिए फिर लिखिए आगे। इसको लिखिए फिर यहां तक, फिर आगे लिखिए। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यच क्या है, यच प्लांक नियतांक है ना, यच क्या है हमारा, यच प्लांक नियतांक है, ठीक है। यम क्या है,
यम जो है फोटान का द्रव्यमान है ना, यम क्या है, फोटान का द्रव्यमान। सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल हो जाएगा ये, ठीक है। लिम्डा तो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, यहाँ पे लिख देते हैं लिम्डा जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है ये, ठीक है। लिम्डा क्या हो गया, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हो गया। ये फार्मूला लिखिए और फिर इंडिकेट लिखिए, मिटाते हैं और इंडिकेट लिखेंगे। एक इंडिकेट लिखिए, लिखो इसमें यदि, इंडिकेट में लिखो यदि यम द्रव्यमान का कण, यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो तो, यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो तो क्या, यदि यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो तो क्या हो जाएगा, यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान होगा तो क्या हो जाएगा, लिम्डा बराबर हो जाएगा यच अपान यम भी, ठीक है। लिम्डा बराबर कितना हो जाएगा, यच अपान यम भी, चूंकि क्या होता है यम गुणे भी, है ना, यम गुणे v बराबर p, अर्थात क्या, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग, जहां p क्या है, जहां p संवेग है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या आएगा, संवेग आएगा, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। तब क्या आ जाएगा जी, तब लिम्डा बराबर हो जाएगा यच अपान पी, ठीक है। लिम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लिम्डा बराबर हो जाएगा हमारा यच अपान पी, जहां पी क्या होगा, जहां पी बराबर हो जाएगा संवेग, ठीक है। पी बराबर संवेग, यच हमारा पहले से ही पता है प्लांक नियतांक, ठीक है, जिसका मान कितना है 6.6 गुणे 10 की घात 6.63 लिखते हैं, गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, और लिम्डा तो फिर से पता ही था, लिम्डा जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। लिम्डा क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। इस प्रकार जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए हम क्या करते हैं, व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी फार्मूला और पीछे एक और सूत्र मिल चुका है, ठीक है। तो लिखिए इसको लिखिए, और क्या लिखेंगे, यह जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र है, इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, यह जो है क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र है, ठीक है, सूत्र है, किसके लिए सूत्र हो गया, यह डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र है। तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। इसको लिखिए और फिर अगली हेडिंग लिखिए, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से सवाल लगने वाले हैं, बहुत से न्यूमेरिकल इस पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सूत्र को लिखिए, फिर आगे लिखिए, हेडिंग बनाइए द्रव्य तरंगों की गुण, इसको लिखने के बाद हेडिंग बनाइए द्रव्य तरंगों की गुण, हेडिंग हो जाएगी द्रव्य तरंगों की गुण, ठीक है, द्रव्य तरंगों के गुण। फार्मूला हमको क्या मिला था अभी, लिम्डा बराबर यच अपान यम भी, ठीक है, या यच अपान पी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यम भी बराबर किसके था, पी के, है ना। द्रव्य तरंगों के गुण, देखिए द्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण निम्न है, हेडिंग है द्रव्य तरंगों के गुण, और उसमें लिखिए द्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण निम्न है, हो गया, द्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण निम्न हैं, द्रव्य तरंगों के प्रमुख गुण निम्न है। पहला क्या देख रहे हैं इस फार्मूले से, लिम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/m, ठीक है, लिम्डा जो है अनुक्रमानुपाती है 1/m, मतलब लिम्डा और यम में विपरीत संबंध है, लिम्डा अनुक्रमानुपाती 1/m या लिम्डा व्युत्क्रमानुपाती यम है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, इनमें और इनमें विपरीत संबंध है, ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कम होगी, ठीक है, यानी हल्के द्रव्यमान की जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक और भारी द्रव्यमान की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कम,
ठीक है, भारी द्रव्य की जो है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कम होगी और हल्के द्रव्य की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तो लिखिए पहला लिम्डा अनुक्रमानुपाती 1/m हो गया। लिखो अतः, इसके आगे लिख लो अतः हल्के कणों से संबद्ध, इसको लिखने के बाद लिखिए आगे अतः हल्के कणों से संबद्ध, अतः हल्के कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की, तो क्या, अतः हल्के कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है। अतः हल्के तरंगों से संबद्ध द्रव्य तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो क्या, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, दीर्घ यानी अधिक। और दूसरा देख रहे हैं इसी में, दूसरा इसी से हम देखेंगे लिम्डा जो है अनुक्रमानुपाती 1/v, मतलब विपरीत संबंध है लिम्डा और v में। लिम्डा और v में कैसा संबंध है, विपरीत, यानी v के बढ़ने पर लिम्डा क्या होगा, लिम्डा घट जाएगा और v के कम होने पर लिम्डा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हल्के जो है या कम वेग से गतिमान द्रव्य तरंगों की जो है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होगी, ठीक है, क्योंकि विपरीत संबंध में है दोनों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कम वेग से गतिमान द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी वह अधिक होगी, ठीक है। तो लिखिए, इसको लिखने के बाद आगे लिखिए, लिखो अतः कम वेग से गतिमान कण से, अतः कम वेग से गतिमान कण से, हो गया, कम वेग से गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, हल्के, अतः कम वेग से गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है, हो गया, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है। दो हो गया। तीसरा नंबर लिखिए, इसमें आवेश ई नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं है, आवेशों पर निर्भर नहीं है, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होगी आवेशों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सूत्र में आवेश का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, जो है मेंशन नहीं हुआ है इसमें। तो तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर लिखिए, द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर, द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर, हो गया, द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, द्रव्य तरंगे गतिमान कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, हो गया। अर्थात द्रव्य तरंगे आवेशित एवं, अर्थात द्रव्य तरंगे आवेशित एवं अनावेशित कणों से, अर्थात द्रव्य तरंगे आवेशित एवं अनावेशित कणों से समान रूप से संबद्ध होती है, हो गया, द्रव्य तरंगे आवेशित एवं अनावेशित कणों से समान रूप से संबद्ध होती हैं, समान रूप से संबद्ध होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, लिखो द्रव्य तरंगे, चौथा नंबर लिखेंगे पॉइंट में, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, तो क्या, द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये द्रव्य तरंगों के गुण थे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, आवेशों पर निर्भर नहीं है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्रव्य तरंगों के गुण, ठीक है। कल और एक हेडिंग बचती है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी, उसके बाद हम कल से न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसका।